नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली एक कानून है जो कि श्रीलंका में, जबकि श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा या फिर उस समय में और भी जो अन्य उग्रवादी समूह हैं उनके द्वारा स्वतंत्र देश की मांग करी जा रही थी, तो उनको दबाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने एक कानून लाई थी जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, शॉर्टकट में पीटीए एक्ट 1979 बोला जाता है। इस कानून को वहाँ की सरकार अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई है। लिट्टे जैसे जो ग्रुप हैं ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी ज़रूरत क्या है, जब इंटरनेशनल तौर पर इस कानून की ऑलरेडी से आलोचना हो चुकी है कि इस प्रकार के जो कानून यदि अभी भी मौजूद हैं तो इसका प्रयोग अब सरकार अपने विपक्षी दलों को, पत्रकारों को, अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को दबाने के लिए इसका मिसयूज़ कर रही है। इसलिए इस कानून को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पीटीए के हिस्ट्री की। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1979 में पारित हुआ था। 1979 में इसको पारित किया गया था। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर हो रहे टेररिज्म, उग्रवाद एंड जो विद्रोह है, मिलिटेंसी हमको देखने को मिल रही, उसको कंट्रोल किया जा सके। खास करके तमिल विद्रोहियों और अन्य जो इस प्रकार के अलगाववादी समूह उभर करके आ रहे थे सामने, उनको ख़त्म करना। जो कि श्रीलंका की सरकार को बोलते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है। हम लोग सरकार में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, बेटर सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए हमें अलग से देश चाहिए। लेकिन श्रीलंका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो 1980 के दशक में इस कानून का यूज़ श्रीलंकाई सरकार ने तमिल ईलम मुक्ति टाइगर, लिट्टे जैसे उग्रवादी समूहों को ख़त्म करने के लिए किया था। इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य था आतंकवादियों की गिरफ्तारी करना और उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेल में रखा जा सके, ताकि हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे। ये कानून स्पेशली गिरफ्तारी, इंटरोगेशन और सज़ा को लेकर के काफ़ी लचीला था, सॉफ्ट था। इससे क्या होता है, वहाँ की सेना को अपनी कार्यवाही करने में ज़्यादा आसानी जा रही थी। लेकिन ये कानून आज के समय में कोई काम का नहीं रह गया है, आलोचना का ये विषय रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसको आपने ख़त्म कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आपने किया था। यदि हम बात कर लें इसमें सज़ा के क्या क्या प्रावधान हैं, तो बताया जाता है यदि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो देश दुनिया में भी इसका विरोध हुआ है। सबसे बड़ा विरोध हमको देखने को मिला था 2010 में। बोला जाता है कि ये कानून आपके देश के लोकतंत्र को ख़त्म करेगा, मानव अधिकारों का पालन नहीं कराया जा रहा है आपके द्वारा। 2010 में यूरोपियन यूनियन ने श्रीलंका को जीएसपी प्लस, मतलब ये जो विशेष ट्रेड की फैसिलिटीज़ हैं, देने से मना कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका ने पीटीओ को समाप्त करने का वादा करा था, लेकिन उसको वो समाप्त नहीं कर पाया था। यदि हम इसमें सज़ा के स्पेशल प्रावधानों की बात करें तो देखिए, आतंकवाद से जुड़ा कोई भी अपराध गंभीर माना जाता है और इसमें जेल की सज़ा की अवधि 5 साल से लेकर के 20 साल तक हो सकती है। ये अपराध की गंभीरता और कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। विशेष रूप से अगर आरोप साबित हो गया है तो ये सज़ा कई सालों तक बढ़ाई जा सकती है। आतंकवाद के मामलों में अदालतें विशेष रूप से कठोर सज़ा दे सकती हैं, जैसे कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। यदि हम मूल सज़ा की बात करें तो आतंकवाद से जुड़े अपराधों के अंतर्गत अपराधी को न्यायालय द्वारा तय की गई सज़ा दी जाती है, जो कि काफ़ी कठोर और लंबी हो सकती है। अब सीधे चलते हैं हम इस आर्टिकल की तरफ और पार्टिकुलरली बात करेंगे कि ये जो कानून लाया गया है तो कितना ज़्यादा इसका मिसयूज़ हुआ है और क्यों इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार आए, चाहे जाए, चाहे बनी रहे, उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यदि ये कानून ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और लोग आपका स्वागत भी करेंगे।
तो पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं लोगों की आवाज़ दबा दबा करके ही शासन कर सकता हूँ। श्रीलंकन गवर्नमेंट मस्ट ट्रांसलेट इट्स प्री इलेक्शन रेहेटिक इनटू रियलिटी। चुनाव के पहले हर पार्टी ने वादा किया है, तो ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है कि हमने जो वादा किया है चुनावी बयानबाजी को हम रियलिटी में बदलें और आतंकवाद निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को समाप्त करें, एंड करें, ख़त्म करें। श्रीलंका की राजनीति हमेशा से ही, यहाँ की जो हिस्ट्री है उतल फुतल भरी रही है, पार्टिकुलरली हिंसा के दौर से गुजरती रही है। इसमें टेररिज्म एक निरंतर विषय बना रहा है जिसने बार बार बहुसंख्यकवाद की प्रवृत्ति को दर्शाया है। कभी कभी अपने आप को श्रीलंका नहीं देख पाया ताकि वो उस हिंसा को स्वीकार कर सके जिसने उसने नागरिकों पर फैलाया था। श्रीलंका ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने कोई अत्याचार किया है इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग करके। हमेशा से ही श्रीलंका ने आतंक को काउंटर करने या फिर क्रश करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन मेजर्स अपनाए हैं, कठोर कानून लाए हैं और उसको सही ठहराने की कोशिश करी है। मेजोरिटेरियन टेंडेंसी मतलब होता है बहुसंख्यकवाद की प्रवृत्ति। ड्रैकोनियन मेजर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के बहुत कड़े और असंवेदनशील कानून होते हैं या फिर इस प्रकार के कोई कदम जो सरकार उठाती है। तो ये श्रीलंका का एक ऐसा कानून है पीटीए जो कि पिछले 50 साल में लोगों का कंटिन्यू ध्यान उसने आकर्षित किया है। तो वो कानून 1979 में राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के शासनकाल में पारित हुआ था जिसका नाम है पीटीए एक्ट। इसे दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड एरा के कानून एंड आयरिश मिलिटेंसी के खिलाफ ब्रिटिश कानून जो उस समय में हुआ करते थे उसी के मॉडल के हिसाब से इसको तैयार किया गया था। इसने 1978 में पारित लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और अन्य संगठनों का निषेध करने वाला कानून को प्रतिशोध कर दिया था, मतलब हटा दिया था। प्रोस्क्राइबिंग ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ला, पहले एक और कानून चलता था उसको ख़त्म करके सरकार ये वाला कानून लेकर के आई थी। अब कानून तो लाया गया लेकिन सीधी सीधी बात यह है इसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। लिट्टे और अन्य प्रकार के जो संगठन हैं उनको ख़त्म कर दो जो कि श्रीलंका में एक अलग तमिल देश या फिर राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मूल रूप से 3 साल के लिए शुरू में अस्थायी प्रावधान के तौर पर लाया गया था, लेकिन 1982 में श्रीलंका के कानूनी पुस्तक में इसको परमानेंटली छाप दिया गया। वहीं यदि हम बात करें इस कानून के कानूनी प्रावधानों में जो मुख्य प्रोविज़न हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में लोगों को रखा जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के सामने जो भी बात आप कबूलोगे उसको सबूत माना जाएगा और पुलिस को सूचना नहीं देने पर भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है कि तुमने सूचना क्यों नहीं दी, अपराध हुआ है। तो ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सारे प्रावधानों का व्यापक रूप से मिसयूज़ एब्यूज़ किया गया है और स्पष्ट रूप से इम्प्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई वहाँ की सेना को, वहाँ की सरकार को, ठीक है, ताकि आप आवाज़ को दबा सकें। इम्प्यूनिटी क्योंकि यहाँ तक कि जब ये स्थापित करा गया था, जब कानून आया था कि भाई अदालत में गलत और फैब्रिकेटेड सबूत प्रस्तुत करे जा रहे हैं, तो आपने कानून प्रवर्तन की एजेंसियों को, अधिकारियों को, पुलिस को, मिलिट्री को, सरकार को किसी भी प्रकार का कॉन्सिक्वेंसेस झेलना नहीं पड़ा। बस मामलों में बस खाली फेलियर होती थी, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों को कोई सज़ा नहीं दी जा रही है जिन्होंने साक्ष्य तैयार करे, ज़बरदस्ती साक्ष्य तैयार करे। और उससे भी बुरी बात यह है जिन्होंने स्वीकारोक्तियां प्राप्त करने के लिए यातना दी, मतलब जेलों में लोगों को टॉर्चर किया। ऐसे लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब हम बात कर लेते हैं, एक और रिजल्ट ये आया था जो वास्तव में एक सुरक्षा का दुख स्वप्न था। मतलब जब पुलिस अधिकारियों को आतंकी अपराधों को हल करने का आसान तरीका मिल गया है, कैसे मिल गया है, किसी को भी पकड़ो बस जेल में डाल दो, तो उन्होंने क्या काम किए, वास्तविक रूप से जो अपराधी हैं उनके पीछे जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने जो आ रहा है सामने उसको मात्र जेल में डाल दो।
तो बड़े बड़े अधिकारी ऐसे में बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं। अब इन्होंने जो भी कन्फेशंस किया है उन लोगों से भी इन्होंने कन्फेशन प्राप्त कर लिया है जो असल में अपराधी हैं ही नहीं, उन लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि असली लोग खुलेआम घूम रहे हैं। हम कई सारे ऐसे मामले भी देख चुके हैं जहां पर निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस को सूचना नहीं देने के लिए आरोपित किया गया था। आपको सिर्फ उनसे एक मजबूरी में गन रख कर के, डंडा रख कर के बुलवाना है कि हाँ मैंने अपराध किया, और वो अपराध कोर्ट में मायन भी हो जाता है। जबकि पुलिस के सामने आप जो भी बयानबाजी देंगे ना, उसको कभी भी कोर्ट स्वीकार नहीं करता है सबूत के तौर पर। तो अब हम ये देख रहे हैं भाई जी कि कई दशकों से श्रीलंका में राइट डिफेंडर्स पीटीए का विरोध कर रहे हैं, मतलब लोग विरोध कर रहे हैं अधिकारों के रक्षक। वकीलों ने इस बात को उजागर कर दिया है कि देश की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों से निपटना है, अपराध से यदि निपटना है तो हमारे देश में कानून अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध कई सारे देशों ने जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, इसके प्रभाव को लेकर के चिंतित हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2010 में श्रीलंका की जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, जीएसपी प्लस का जो दर्जा है, श्रीलंका को ख़त्म कर दिया था, प्रेफरेंशियल स्टेटस देने से मना कर दिया, क्योंकि सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम इस प्रकार के कानूनों का विरोध करेंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। जैसा कि कोई भी ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन के साथ सामान्य रूप से होता है, पीटीए कानून का भी चयनात्मक रूप से उपयोग सरकार ने क्या काम करी थी, पॉलिटिकल के अपोनेंट, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे लोग जो कि सरकार के कानूनों से खुश नहीं हैं, इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, अल्पसंख्यक समूह जो कि सरकार के से डिमांड कर रहे हैं अपने अधिकारों की, उनके लिए इस कानून का उन्होंने यूज़ किया। कई सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार इसमें निशाना बनाए गए थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति की जिसका नाम है, पार्टिकुलरली यहाँ पर बताया जा रहा है, 2009 का यह केस है। प्रसिद्ध पत्रकार JS तिसेना गायम को एक अनजान पत्रिका में इन्होंने एक, कहना चाहिए, लेख प्रकाशित किया था कि, और इस चीज़ के लिए उनको सरकार ने 20 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया। उसके ऊपर उसमें उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि युद्ध के दौरान तमिल आबादी को भुखमरी का शिकार बनाने का कारण कौन है, सरकार है, सरकार के कारण ही लोग भुखमरी से मर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिख दिया। इसके लिए उनको 20 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जब डाला गया ना, तो इनको जेल से बाहर कर दिया था। सरकार ने बोली थी कि ये जो लेख है कम्युनल डिसहार्मनी फैला सकता है, डिसिडेंट, असहमति रखने वाले, कम्युनल डिसहार्मनी, सांप्रदायिक अशांति, पार्डन मतलब होता है माफ़ कर दिया जाना। अब यहाँ पर तो सरकार आ रही है, जा रही है, लेकिन ये जो कानून है ना अभी तक बना हुआ है। आखिर इसका रीज़न क्या है, सरकार आखिर क्यों इसको ख़त्म नहीं करना चाह रही? उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई हम कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाएं। कोलंबो में लगातार आई सरकारों ने पीटीए को ख़त्म करने का वादा करा है। कम से कम 2009 में युद्ध के अंत के बाद तो बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन ये कानून अभी भी मौजूद है जिसमें कुछ कॉस्मेटिक अमेंडमेंट किए गए हैं। इसके उपयोग पर एक मोरेटोरियम की घोषणा भी करी गई है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले भी इस कानून के तहत गिरफ्तारी हो रही है। मोरेटोरियम मतलब किसी कार्य के अस्थायी रोकने की स्थिति होती है। कॉस्मेटिक अमेंडमेंट किसको बोलेंगे, सजावटी संशोधन, मतलब ये बदलाव ऐसे हैं जो कि दिखावटी प्रतीत हो रहे हैं और असली समस्या को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अब यदि हम बात कर लें श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिननायके की शासक राष्ट्रीय जनता पार्टी, ठीक है, एनपीपी सरकार ने बार बार पीटीओ को ख़त्म करने का वादा करा था, लेकिन खाली चुनावी रैली के दौरान यदि आप ये करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे तो ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। सत्ता में आने के बाद आप भूल गए। इन्होंने जो वादा किया था उसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि अपनी पार्टी जनता हूँ विहुक्ति पेरेमोना
एनपीपी का मुख्य राजनीतिक घटक है, को 87 से 90 में अपनी दूसरी आर्म अपराइजिंग के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि पीटीओ को शुरू में तमिल उग्रवादियों को दबाने के लिए लाया गया था, राज ने इसे कभी भी सिंहलियों के खिलाफ, विशेष रूप से जीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उपयोग करने में संकोच नहीं किया था। हाल ही में इस कानून का यूज मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था, विशेष रूप से 2019 के ईस्टर रविवार हमलों के बाद। ठीक है, अपराइजिंग मतलब विद्रोह, टारगेट मतलब निशाना बनाना, एंड कैडर की बात करें राजनीतिक कार्यकर्ता लोगों को बोला जाता है। फिर बात कर लेते हैं हम 2019 की। ठीक है, तो लेखक ने पीटीए को ख़त्म करने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। इसमें संसद में इनके साथ काम करने वाले लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सब ने पार्टिसिपेट किया, दिल खोल करके इसका स्वागत किया। सब लोगों ने साइन किया, सब जाति समूहों ने इसके ऊपर साइन किया। एनपीपी के सदस्य भी सभी जिलों में भागीदार बने और इसके ख़त्म करने की अपील का जोरदार समर्थन किया था। फिर भी जब ये पूरी तरह से समाप्त करने का समय आ गया है तो एनपीपी भी संकोच करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए क्योंकि वो सुरक्षा क्षेत्र जो कि लंबे समय से इस कानून का मिसयूज़ कर रहा है, एब्यूज़ कर रहा है, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब पीटीए कानून को ख़त्म करना, इसकी जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के अलावा सरकार अभी तक कोई काम दूसरा कर ही नहीं पाई है। शायद उसका उद्देश्य या फिर उसका मन नहीं है। जब आप विपक्ष में थे तो एनपीपी ने खुद बोला था कि ये इसकी जगह में कोई दूसरा मानवीय कानून आ जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सख्त है। इस आधार पर कि पीटीए को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, तो एनपीपी ने क्या बोला था, नहीं हम दूसरा कानून नहीं लाएंगे, हम इसको पूरी तरह ही ख़त्म कर देंगे। जब आप विपक्ष में थे, अब जब आप सत्ता में आ गए हैं तो पीटी के स्थान पर एक और कानून तैयार करने की बात चालू कर दी है। और ये जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है 2 अलग अलग सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दोनों का इस ड्राफ्ट का मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने खुला आलोचना करा है। बोला है कि भाई ये जो नई चीज़ ला रहे हैं पीटी से भी बदतर आप ला दिए हो। हम एनपीपी की इस खतरनाक कानून को समाप्त करने के अपने वादे पर उसकी कार्यवाही को देख रहे हैं, जिसे बिना किसी संदेह के समाप्त कर देना चाहिए। तो पीटीए को, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को ख़त्म करना सरकार के लिए एक बेहतरीन पोजीशन है, बेहतरीन वादा है, बेहतरीन काम है कि अपनी चुनावी बयानबाजी को आप रियलिटी में बदल दें।